और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। झांसी में मजदूरों ने हंगामा कर दिया। यूपी मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बवाल हुआ है। यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। सड़क पर मजदूरों ने जाम लगा लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश की तरफ से उत्तर प्रदेश मजदूर आ रहे हैं, वह उन बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो जो झांसी बॉर्डर है वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और ये पहली बार हंगामा नहीं हुआ, इससे पहले भी हंगामा देखने को मिला था, झड़प हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से झांसी बॉर्डर पर हंगामे की खबर और तस्वीर देखिए। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने हैं। आपके जो मजदूर आ रहे थे वो उग्र हो गए हैं। ये झांसी बॉर्डर है। यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई और सड़क पर मजदूरों ने जाम लगा दिया। तो ये झांसी बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की तरफ से उत्तर प्रदेश आने का जो रास्ता है उसमें झांसी बॉर्डर भी एक है और इस बॉर्डर से बहुत ज़्यादा संख्या मजदूरों की आने की है। इन मजदूरों की दिक्कत और सवाल ये है कि न तो आप हमें आगे जाने दे रहे हैं, न तो आप हमें खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। आखिर हम धूप में कब तक खड़े रहें? और मजदूरों का सवाल ये भी है कि ये देश हमारा है, हमारे देश में ही हमको आखिर इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार क्यों हो रहा है? खाना दे रहा था। उधर गाजियाबाद से भी डराने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। यहां पर पैदल जा रहे मजदूरों को पुलिस ने गाड़ियों में भरकर आश्रय स्थल पहुंचाया, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी तमाम नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आईं। दरअसल ये सभी लोग नोएडा, दिल्ली, हरियाणा से आए, जिनमें से ज्यादातर बिहार के रहने वाले हैं। तो ये तस्वीर गाजियाबाद की है। प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ी मुश्किल यहां पर खड़ी हो गई है। पैदल जा रहे मजदूरों को पुलिस ने गाड़ियों में भरकर आश्रय स्थल तक पहुंचाया है, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी तमाम नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आईं। दरअसल ये सभी लोग नोएडा, दिल्ली, हरियाणा से आए हैं, जिनमें से ज्यादातर बिहार के रहने वाले हैं। और यूपी सरकार ने लॉकडाउन 4 में बड़ी राहत देते हुए बाजार को खोलने का फैसला किया है। सभी बाजारों को अलग अलग दिन खोलने के निर्देश दिए गए हैं और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे जरूरी निर्देशों का पालन कराने की बात कही गई है। जैसे दुकानों पर दुकानदार और ग्राहकों के लिए मास्क और ग्लव्स अनिवार्य रहेंगे। दुकानों को सैनिटाइज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। रेहड़ी पटरी वालों का ध्यान रखते हुए उन्हें एहतियात के साथ काम करने की परमिशन दी गई। इसके अलावा लोगों को कई और रियायतें भी दी गई हैं। तो लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस सामने आ चुकी हैं और कई महत्वपूर्ण बातें हैं कि दुकानों को सैनिटाइज करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा जो पटरी रेहड़ी के दुकानदार हैं वो भी दुकान अपनी चला सकते हैं, काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन एहतियात बरतना होगा। शहरी इलाकों में जो साप्ताहिक मंडियां और बाज़ार लगते हैं वो बाज़ार अभी नहीं लगेंगे, उनकी अनुमति अभी नहीं है। इसके अलावा अलग अलग दिन के हिसाब से बाज़ार खोले जाएंगे। तो लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइंस आ गई हैं, लेकिन पालन किस तरीके से करवाया जा रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे साथ लखनऊ से अनुभव जुड़ गए हैं, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और कानपुर से प्रभात अवस्थी जुड़ गए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं। सबसे पहले अनुभव आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, गाइडलाइंस में क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा, क्या इसके बारे में स्पष्ट निर्देश हैं और कैसे इन चीज़ों को लागू किया जाएगा? देखिए, यूपी सरकार ने अब लॉकडाउन 4 के लिए अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है और क्या कुछ सहूलियतें दी हैं, इस पर हम खुद उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री सतीश महाना हैं, उनसे बात करेंगे। सर, लॉकडाउन 4 के लिए आप लोगों ने गाइडलाइन जारी कर दी, बहुत सारी बातें कि तभी तमाम तरह की जो दुकानें वो खोली जाएँ। इसके पीछे अब मंशा यही है कि अब ज़्यादातर दुकानें खोली जाएँ जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके। देखिए, लगभग 2 महीने हो गए लॉकडाउन को हुए और प्रधानमंत्री जी ने जो एक वाक्य कहा कि जान भी है और जहान भी है, दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। इंसान को अपना रोज़मर्रा के लिए प्रगतिशील सोच के लिए आगे बढ़ने के लिए एक पॉजिटिव वातावरण चाहिए।
और उसके कारण जो भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी करी गई हैं उनके अनुरूप उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक बैठक करी थी सारे मंत्रियों के साथ और उसमें सुझाव मांगे थे। मुख्यमंत्री जी ने जो गाइडलाइंस जारी करने का निर्देश दिया वो आज उत्तर प्रदेश में सामने है। बाज़ारों को खोला जाए। देखिए, जिस समय हम इंडस्ट्री चलाने की बात करते हैं तो इंडस्ट्री जो भी माल बनाएगी वो अल्टीमेटली आएगा बाज़ार में ही, मार्केट में आएगा। और जिस समय उसका कंज्यूमर, जिसको आज की तारीख में आवश्यकता, जो 2 महीने से बहुत सारी रोज़मर्रा की ज़रूरतमंद चीज़ों को ख़रीदने के लिए उसको परेशानी हो रही थी, जब बाज़ार खुलेगा तो उसकी परेशानी भी दूर होगी और बाज़ार भी बढ़ेगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी। क्योंकि एक पैसा एक जगह नहीं जाता, वो कई जगह राउंड लगाता है। एक जगह व्यापारी के पास जाएगा, कंज्यूमर के डीलर के पास जाएगा, उसके बाद इंडस्ट्री के पास जाएगा, इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के पास भेजेगी, मजदूर को देगी। ये सारे का सारा चक्र चलना एक आवश्यक होता है। तो उसके नाते से कुछ सावधानियों के साथ बाजार को खुलने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल अनुभव, एक सवाल मेरा भी आपके जरिए मंत्री जी से है। लगातार जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर सवाल आते हैं उसमें जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमें अपने शोरूम्स खोलने की अनुमति क्या मिलेगी, क्या हमें अपनी सर्विस सेंटर्स खोलने की अनुमति होगी। जो कार डीलर है वो बड़े चिंतित हैं। जारी किए। बिल्कुल अखिलेश, आपका भी सवाल पूछते हैं। हमारे साथ हमारे एंकर भी जुड़े हुए हैं अखिलेश, वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेके सवाल पूछ रहे हैं, क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शुरू हो जाएंगी, क्या जो बड़े कार के शोरूम है, बाइक के शोरूम है वो खुलेंगे, इस पर भी कोई विचार हुआ? किसी को भी ना खुलने का कोई भी आदेश नहीं है। इंडस्ट्री एज ए होल जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं उनको अपना काम करने की पूरी तरीके से छूट है। वो लोग जो कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत रहते हैं उनको वो काम के ऊपर नहीं बुला सकते, उनको रिस्ट्रिक्शन होगा कि वो जहाँ पर हैं वहाँ पर रहें। उसके अलावा किसी भी प्रकार की किसी भी इंडस्ट्रीज़ को कोई भी रोक नहीं है, ऐसा प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देश जारी किए गए। सर, कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को लेकर ये नहीं कुछ अभी स्पष्ट नहीं है, तो क्या वो जिला प्रशासन के ऊपर दायित्व दिया गया है? ये जिला प्रशासन के ऊपर ही दायित्व दिया गया, लेकिन उसको लगभग 250 मीटर की रेंज में अगर शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो जहाँ पर एक व्यक्ति है तो उसको 250 मीटर की रेंज के अंतर्गत उसको कंटेनमेंट जोन माना जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी मजरे में कोई एक मरीज़ आता है तो उस मजरे को माना जाएगा। अगर उससे ज़्यादा मरीज आ जाते हैं तो पूरी ग्राम सभा को माना जाएगा। उसकी आवश्यकता को देखते हुए जिला प्रशासन को यह तय करना पड़ेगा कि कितना एरिया हम कंटेनमेंट जोन में सावधानी के लिए उसको रख सकते हैं ताकि वो दुर्भाग्य से वो मर्ज बाहर ना आए। इसके लिए बिल्कुल अनुभव, लोग बड़े टेंशन में गाइडलाइंस को लेकर हो। जैसा कि मंत्री जी ने साफ किया कि अगर कंटेनमेंट जोन नहीं है तो लोगों को काम करने की अनुमति है, लेकिन क्या कंटेनमेंट जोन में अगर बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल्स नहीं है तो क्या उनको परमिशन मिलेगी या फिर वो उस दायरे में रहेंगे कि नहीं, उनका रिस्क अभी हम नहीं ले सकते? देखिए, बिल्कुल उस पर भी पूछेंगे। हालांकि साफ तौर पर मॉल्स को लेकर तो सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन को फॉलो किया है, लेकिन सर कंटेनमेंट जोन में अगर मान लीजिए कोई शॉप्स है या कोई बड़े प्रतिष्ठान है तो वहाँ के लिए क्या नियम लागू रहेंगे? वहाँ अभी चालू नहीं रहेंगे कंटेनमेंट जोन के, वहाँ पर सख्ती है। कोई औद्योगिक इकाई होगी तो नहीं, कोई औद्योगिक इकाई होगी तो वो भी नहीं चलेगी। देखिए, कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत यदि है तो औद्योगिक इकाई को भी ये समझने की जरूरत पड़ेगी और वो समझ भी रहे हैं कि भगवान ना करे अगर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति संक्रमित होकर पूरी इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है तो बाकी लोगों को भी संक्रमित करेगा। और छोटे से लेकर बड़े तक, मैं कह रहा हूँ एक मिल के मजदूर से लेकर मिल मालिक तक, हर व्यक्ति बराबर है और हर व्यक्ति उस वायरस के अंतर्गत उसकी चपेट में आ सकता है, इसका खतरा बना रह सकता है। इसीलिए कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, वो नहीं चलेगी। उसके अलावा बाकी सारी एक्टिविटीज़ अपने रूटीन में चलेंगी। जब बैठक हुई मुख्यमंत्री के साथ आप लोग थे, उसमें आप लोगों ने यही सुझाव दिए, ये भी कुछ बात हुई कि रमज़ान का महीना आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें खोली जाएँ? अब ये सारी की सारी बातें देखिए, कोई रमज़ान के लिए या फिर ये जो कोविड आया उसने ना नवरात्र देखे थे, ना रामनवमी देखी थी, ना रमज़ान देखे थे। ये सारी की सारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ हर व्यक्ति को उस बात की छूट है, लेकिन वो अपने घर और परिवार के अंतर्गत रह के उस नियमों को पालन करते हुए अपना उसको त्यौहार को मनाएं। सार्वजनिक स्थानों के ऊपर जैसे कहा कि नवरात्र निकल गए, बहुत बड़ा त्यौहार होता है, माँ देवी की जो पूजा अर्चना होती है, शक्ति की देवी हैं। उसके बाद रामनवमी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ, वो उसके ये सारे इश्यूज उसके लिए सामने ध्यान में रखकर ये नहीं करेंगे।
वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं जो कोविड के कारण उठ रही कठिनाइयों के कारण, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण और एक रिवाइवल के कारण, बिल्कुल, तो इस मतलब बात को गाइडलाइंस ध्यान में रखकर स्पष्ट है निर्णय और किया गया, नियमों के ना कि पालन किसी के धर्म तौर या पर आगे किसी बढ़ना होगा। प्रकार के बाकी आयोजनों को जो लेकर किया कंटेनमेंट जोन नहीं है वहां पर काम आगे बढ़ता रह सकता है। अब रुक करते हैं एक बार प्रयागराज का। मोइन हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, अब गाइडलाइंस आ गई हैं लॉकडाउन 4 की, किस तरीके की स्थितियां प्रयागराज में दिख रही हैं और प्रशासन ने किस तरीके से तैयारी की है? क्योंकि लगातार, हालांकि बहुत बड़ी संख्या लोगों की जो बड़े अनुशासन के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो नियम तोड़ते ही हैं, कैसे निपटेंगे उनसे? जी बिल्कुल, अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ अभी गाइडलाइन स्थानीय स्तर पर तय नहीं हुई है। कल शाम को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दिशा निर्देश जारी किए और उसी कड़ी में आज जिला प्रशासन यहाँ पर दिन में कई बार बैठकें करेगा। सबसे पहली बैठक अधिकारियों के साथ है, उसके बाद जो जिला प्रशासन है वो व्यापारियों के साथ बैठक करेगा, समाज के कुछ और लोगों के साथ बैठक करेगा और शाम में फिर एक बार अधिकारियों के साथ बैठक होगी और देर शाम जो है वो गाइडलाइन जारी की जाएगी। उसमें ये तय किया जाएगा कि किस तरह बाजार खुलने हैं, किस तरह की दुकानें खुलेंगी, लोगों को कितनी रियायत दी जाएगी और जो रियायत दी जाएगी वो इलाके वाइज दी जाएगी या कि पूरे शहर और पूरे ज़िले में एक साथ दी जाएगी। तो आज जिला प्रशासन अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहा है, लोगों से राय मशविरा लेगा और उसके बाद शाम को नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। तब तक के लिए जो पुरानी व्यवस्था है वही व्यवस्था कायम है, यानी आज भी ज़रूरी सेवाओं को छोड़ करके पूरे बाज़ार बंद हैं, जो दुकानें हैं वो बंद हैं, सिर्फ राशन की दुकानें खुली हैं, दूध की दुकानें खुली हुई हैं, सब्जी और दवा की दुकानें खुली हुई हैं, बाकी पूरा बाजार बंद है। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है। जो लोग घरों से बाहर बेवजह निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उन्हें वापस घर भेजा जा रहा है। बिल्कुल, तो कहा जा मोइन, ये मान के चलिए कि 8 से जैसा 10 घंटे का वक्त है। केंद्र सरकार ने बहुत कुछ राज्य सरकार पर छोड़ दिया और मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ जिला प्रशासन पर छोड़ा है कि अपने स्थानीय स्तर पर आप अपने फैसले लीजिए कि आप कितनी छूट दे सकते हैं। उसी की पूरी समीक्षा होगी और उम्मीद कर सकते हैं क्या कि शाम तक गाइडलाइंस प्रयागराज के लिए स्पष्ट हो जाएंगी? जी बिल्कुल, राज्य सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उसी कड़ी में उसका अध्ययन करने के बाद जिला प्रशासन ने कल रात को ही ये फैसला ले लिया था। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि क्या चीज निकल कर आती है। मोइन बनी रही हमारे साथ। एक बार कानपुर का भी रुख कर लेते हैं। प्रभात, अगर हम कानपुर की बात करें तो वहां पर किस तरीके से लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइंस पर काम हो रहा है और क्या तस्वीर कुछ बदली दिख रही है? क्योंकि कल हमने एक तस्वीर देखी थी, उसको देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि कानपुर में लॉकडाउन है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा अगर बात कानपुर की जाए तो अभी जो लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन है वो नहीं आई है। हम इस वक्त कानपुर की जो मार्केट है शीशा बाज़ार वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो दुकानें हैं वो नहीं खुल पाई हैं। हालांकि जो दुकानदार हैं वो दुकानों के बाहर मौजूद हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा, असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार वो दुकानें खोलें या ना खोलें, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। जो स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसको इन लोगों ने जब पढ़ा है उसके बाद अब ये इस असमंजस में है कि आज अपने कानपुर में दुकान खोल पाएंगे या नहीं खोल पाएंगे। हालांकि आज की अगर बात कानपुर की जाए तो जो अभी तक जिस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही थी वही प्रक्रिया लागू है। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो दुकानें खुली थी, बिल्कुल वो खुली रहेंगी और लगातार कोशिश है कि जीवन सामान्य रहे और लॉकडाउन का पालन होता रहे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है और गाइडलाइंस पर काम हो रहा है। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। योगी सरकार ईद से पहले सहूलियत देने की तैयारी कर रही है। सीएम योगी के साथ बैठक में मंत्रियों ने सुझाव मुख्यमंत्री को दिया है कि रमजान के पाक महीने में ज्यादा से ज्यादा दुकानें खोलें ताकि सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश हो सकता है कि ईद से पहले लोगों को खरीदारी का मौका मिले और ये छूट मिल सकती है। तो आपको बता दें कि कल शाम 5:30 बजे एक बैठक हुई थी, सभी मंत्री उसमें मौजूद थे और मंत्रियों की तरफ से ही यह सुझाव आया है कि रमजान में खरीदारी की थोड़ी सी अनुमति मिले। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, जिस तरीके से यह सुझाव मंत्रियों की तरफ से आया है, क्या वाराणसी में उसके अमल की कोई तैयारी दिख रही है या कोई प्लान है कि लोगों को ईद से पहले थोड़ी खरीदारी की छूट मिले ताकि व्यापारियों का भी जो धंधा है वो चल पड़े और रौनक थोड़ी सी आ जाए? अवधेश, आपको बता दूं कि अभी तक कोई नए आदेश के तहत बनारस में
कोई नया आदेश जो फॉलो किया जाए ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। 20 तारीख से जो नए सारे आदेश हैं उनको फॉलो किया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जो पुरातन पद्धति से जो दुकानें खुल रही हैं वो यथावत समय से सुबह खुलती हैं और 2 बजे बंद हो जाती हैं, तो वो तो खुल रही हैं। लेकिन रमज़ान माह में खुले दुकानें, और जिस तरह से मंत्रियों ने मांग की कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत होगा, उस पर मुस्लिम जो समुदाय के जो धर्मगुरु हैं उनका क्या कहना है। तो हमारे साथ हिफाजत हुसैन आलम मौजूद हैं, नदेसर जामा मस्जिद से ये जुड़े हुए हैं। आप बताइए आलम जी कि अगर रमज़ान माह में दुकानें खुलें तो इससे किस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत होगा, और क्या ये ज़रूरी है, क्या इसमें दुकानों का खुलना ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो किस तरह से ज़रूरी है? दुकान खुलेगी रमज़ान माह में या रामनवमी में, दुकानें तो बहुत पहले ही खुलनी चाहिए थी। हफ्ता में अगर सप्ताह में एक दिन दुकान खोलेंगे या कोई चीज़ भी खोलेंगे तो वहाँ भीड़ लगनी लाजमी सी बात है। कम समय के लिए भीड़ लगे, अगर अधिक से अधिक दुकानें अधिक समय के लिए खोल दी जाएँ तो वहाँ भीड़ नहीं होगा, ये सारा देश जान रहा है। लेकिन हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से कि इसको समझें कि अगर एक दुकान पर 10 आदमी है तो 10 दुकानें खुलेंगी तो आदमी बढ़ जाएंगे। 1 घंटे में 100 आदमी आ रहा है तो आदमी 10 घंटे में 10-10 करके आएगा। तो इसको हमारी मांग को समझते हुए, रमज़ान के महीनों को समझते हुए, ईद के महीने को, रामनवमी को, आने वाले हिंदू मुस्लिम भाइयों के त्यौहार को और परिवार के दुख भावनाओं को समझते हुए, जिस प्रकार से बैंकों पर लाइन लग रही है, जिस प्रकार से मंदिर नहीं। सवाल ये है कि अगर दुकानें खुलेंगी तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होगी, प्रभावित नहीं होगी? और इसके अलावा रमज़ान माह में दुकानों को खोलने का कोई ख़ास मतलब, क्या कहीं राजनीति तो नहीं इसके पीछे दिखाई देती? और ज़रूरी कितना है, सबसे बड़ा सवाल है, ज़रूरी कितना है रमज़ान माह में दुकानों का खुलना? देखिए, रमज़ान एक सब्र का महीना है, तो हमने तो सब्र कर लिया, रमज़ान का महीना पूरा गुजर गया, ठीक है। अब 4 दिन बचे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी का रुझान हमारी तरफ अभी भी है तो मुसलमानों को आर्थिक पैकेज देने का काम करें, बुनकरों को आर्थिक पैकेज देने का काम करें, जिससे हमारा बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है नीतीश कि सब्र का महीना है, और जब कोरोना काल चल रहा है तो सभी को सब्र बनाए रखना पड़ेगा, वो कोई किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी संप्रदाय से, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जो सबसे मजबूत हथियार है वो सब्र ही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि वाराणसी का मिजाज क्या है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।